अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास है जी 10th की बायोलॉजी। और आज हम डिस्कस करेंगे इसके चैप्टर 1 को, दैट इज़ गैसियस एक्सचेंज। और गैसियस एक्सचेंज की इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और आप वही याद करें तो आपकी बोर्ड में बड़े अच्छे नंबर आ सकते हैं। सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है, यहाँ से शुरू हो रही है जी ये डेफिनेशन, और यहाँ तक जा रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होगी जिसमें ऑक्सीजन चाहिए होगी, ये वैसे जनरल मैं आपको बता रहा हूँ। देन गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन है जी ऑक्सीजन का इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का आउट, दिस इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। ब्रीदिंग की बुक का यहाँ पे लिखा हुआ है जी, द टर्म ब्रीदिंग इज यूज फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन एंड देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड देन आउट द एयर फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक डिफरेंस वो पेपर के अंदर आ सकता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। तो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस, वेयर एज ब्रीदिंग इज ओनली द मैकेनिकल और द फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, यानी रेस्पिरेशन में तो सब कुछ होगा, जो खाना हमने खाया हुआ उसका एनर्जी में कन्वर्ट होना, वो सारी चीज़ें बायोकेमिकल प्रोसेस पूरा, जबकि ब्रीदिंग जो है वो जस्ट एक इन एंड आउट है गैसेस का। गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, अब प्लांट जो है वो कहाँ कहाँ से उनकी गैशियस एक्सचेंज हो सकती है। ये क्वेश्चन यूँ आ सकता है कि आपने कोई 2 से 3 वेज जो है वो बताने हैं कि जहाँ से प्लांट्स जो है वो गैशियस एक्सचेंज करते हैं। तो सबसे पहला वे है जी स्टोमेटा, यहाँ तक आपने ये सारा पैराग्राफ यंग ये इधर तक। उसके बाद जो दूसरा तरीकाकार है गैसियस एक्सचेंज का वो है जी लेंटिसल्स, ये यहाँ तक। फिर रूट्स की मदद से गैसियस एक्सचेंज होती है, और एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो वाटर से डायरेक्टली जो गैसेस डिजॉल्व होती है वहाँ से वो ले सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आपने जस्ट वेज बताने हैं कि कहाँ कहाँ से प्लांट्स हैं वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं। ह्यूमन के अंदर अगर गैसियस एक्सचेंज की बात की जाए तो आपने पेज नंबर आप मेरे पास तो 5 है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। तो आपको जस्ट एक पूरा स्केच आपके माइंड में होना चाहिए कि गैसियस एक्सचेंज जो है वो कैसे होता है। सबसे पहले हवा जो है वो नॉस्ट्रल्स में दाखिल होगी और नेजल कैविटी से होती हुई वो चली जाएगी आगे फेरेंक्स में, फिर आगे लेरिंग्स में, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाया, फिर ब्रोंक्यूल्स, और देन आखिरी जो एयर का होगी जहाँ वो पहुँचेगी वो है जी एल्वोलाई। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एयर पैसेज वे की डेफिनेशन कर लें, ये लिखी हुई है जी यहाँ से लेके यहाँ तक। देन सबसे पहले नेज़ल कैविटी में एयर जो है वो दाखिल हुई है, नोज़ के अंदर जो है वो नेज़ल कैविटी, नोज़ की कैविटी है उसे नेज़ल कैविटी कहते हैं। और नेज़ल कैविटी बाहर जो खुली होती है उन उन ओपनिंग्स को कहते हैं नॉस्ट्रल्स, 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि हमारे पास जो म्यूकस है वो कैसे या यूँ क्वेश्चन भी आ सकता है कि हवा जो नाक के ज़रिए अंदर जाएगी वो क्यों बेहतर है बजाय उसके कि वो हवा मुँह के ज़रिए अंदर दाखिल हो। तो उसकी रीज़न उसने यहाँ पे लिखी हुई है कि हवा के हमारे नोज़ के अंदर जो म्यूकस है और उसके अलावा छोटे-छोटे हेयर्स हैं जो कि डस्ट पार्टिकल से उसको फ़िल्टर करते हैं, उसको मॉइस्चन करते हैं और उसका टेम्परेचर जो है वो नियरली इक्वल टू द बॉडी करते हैं। यही फ़ायदा होता है नाक के ज़रिए साँस लेने का। देन फेरेंक्स, फेरेंक्स जो है वो क्या चीज़ है? ये फेरेंक्स के बारे में लिखा हुआ है जी, मस्कुलर पैसेज बोथ फूड एंड एयर के लिए यूज़ होता है और इसका इतना ही काम है। द एयर गोज़ फ्रॉम द फेरेंक्स इनटू द लेरिंक्स। ग्लॉटस जो है वो नैरो ओपनिंग है, जो कि लेरिंक्स के बिल्कुल टॉप पे होती है। नैरो ओपनिंग लेरिंक्स की उसे ग्लॉटस कहते हैं, और ग्लॉटस का जो कवर है दैट इज़ नोन एज एपिग्लॉटस। लेरिंक्स के बारे में डिटेल थोड़ी आप निकाल लेनी है कि लेरिंक्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं। अक्सर गलती हो जाती है, आप लोग फेरेंक्स लिख देते हैं, तो लेरिंक्स इज नोन एज अ वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो हवा के ज़रिए वाइब्रेट करते हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। लेरिंक्स आगे कंटिन्यू है जी ट्रेकिया में, और ट्रेकिया क्या है जी, ये विंड पाइप है और इसकी लेंथ आपने याद कर लेनी, ह्यूमन के अंदर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं। उसके बाद ट्रेकिया से हवा जो है वो आगे जाती है ब्रोंकाई में, और कितने ब्रोंकाई होते हैं? 2 स्मॉल ट्यूब्स जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई के अंदर भी सी शेप्ड जो हमारे पास कार्टिलेजिनियस मसल्स हैं वो मौजूद है। हर ब्रोंकस जो है वो जब आगे जाएगी तो वो फर्दर स्मॉल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होगी, और ब्रोंकाई जब वो कंटिन्यू डिवाइड होती हुई बनाएगी जी ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स जो हैं उनके अंदर फर्दर उनके अंदर जो सी शेप कार्टिलेज मसल्स थे वो लूज़ होते रहेंगे और तकरीबन ख़त्म ही हो जाएंगे,
उसके बाद हमारे पास बनती है जी एल्वेओलर डक्ट्स। ये डेफिनेशन एल्वेओलर डक्ट्स की, हर एल्वेओलर डक्ट जो है वो आगे ओपन होगी एक क्लस्टर ऑफ पाउचेस के अंदर, जिनको कहते हैं एल्वेओलाई। एल्वेओलाई जो है ये आपने इसका नाम याद कर लेना कि एल्वेओलाई असल में क्या चीज़ है। ये वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं कि जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगी। अब ये क्वेश्चन सम टाइम आ जाता है कि हाउ द एयर इज बीइंग एक्सचेंज इन द एल्वेओलाई, तो ये सारा उसने एक पैराग्राफ के अंदर इसका आंसर लिखा हुआ है कि हवा जो है वो एल्वेओलाई में कैसे साफ होती है। आगे लंग्स के बारे में जी, लंग्स टोटल कितने हैं जी? 2। और लंग्स की गिर्द हमारे पास रिब्स कितनी होती हैं? 12 पेयर्स यानी 24 रिब्स होती हैं। रिब्स की जो मसल्स हैं उनको कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। और जो हमारा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि लंग्स को नीचे वाले पेट के हिस्से से अलग करता है, उसको कहते हैं डायाफ्राम। अब 2 लंग्स हैं, जो लेफ्ट लंग है वो स्लाइटली स्मॉलर है और उसके अंदर 2 लोब्स हैं, जबकि राइट लंग जो है वो बिगर है और उसके अंदर 3 लोब्स है। लंग्स जो हैं वो स्पॉन्जी हैं, इलास्टिक होते हैं। और लंग्स के गिर्द जो मेम्ब्रेन है दैट इज़ नोन एज पिलोरल मेम्ब्रेन, और उन मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज़ नोन एज पिलोरल फ्लूइड, जो कि एक लुब्रिकेशन का काम करता है ताकि लंग्स जब कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो तो उससे कोई शॉक वगैरह ना लगे। देन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर के अंदर आ जाता है कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में डिफरेंस, तो ये मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट करवा देता हूँ। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, आपने पॉइंट्स की शक्ल में लिखना है। रिब्स आर रेज्ड, डोम शेप्ड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड इज लोअर्ड। उसके बाद reduces the pressure on the lungs expand and the air pass pressure within them also decreases, the air from outside rushes into the lungs। ये और यही सारे पॉइंट्स आपने उल्टे कर देने एक्सपिरेशन में, तो ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के दरमियान डिफरेंस बन जाएगा। देन ह्यूमन का नॉर्मल ब्रीदिंग रेट आपने नोट कर लेना है, कितना होता है जी? 16 to 20। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस दफ़ा सप्ली के पेपर में आया था, और वो ये था कि ब्रेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को कैसे कंट्रोल करता है, या मेडुला कैसे कंट्रोल करता है। तो जैसे-जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो हमारे पास जो ब्रेन को जो मैसेज है वो जाता है मेडुला ऑब्लंगेटा को, और मेडुला के साथ जब ब्लड टच करता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, तो मेडुला ऑर्डर करता है कि ब्रीदिंग के रेट को तेज़ किया जाए, फास्ट किया जाए, ताकि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाए ताकि उसका लेवल डाउन किया जा सके। जब एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग रेट हमारा इतना भी हो सकता है। देन एक इम्पॉर्टेंट टेबल है, ये मस्ट आपने करना है, इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर में डिफरेंस। उसके बाद आपने डायरेक्ट बीमारियों पे आ जाना है जी। ब्रोंकाइटिस एक बीमारी है, ब्रोंकाइटिस और जो भी डिजीजेस लिखी हुई हैं यहाँ पे सारी इंटर रिलेटेड है। आपने उसकी सिम्टम्स, उनके काजेज और उसके इफ़ेक्ट्स, ये 3 चीज़ें आपने याद करनी है, सिम्टम, काज और इफ़ेक्ट। ब्रोंकाइटिस में अगर आप आएँ तो इसमें होता क्या है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की, और म्यूकस जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। ये इसकी सिम्टम्स हैं। काजेज़ क्या हैं जी? वायरस, बैक्टीरिया, ये इसके काजेज़ हैं। और इसकी 2 टाइप्स भी आगे दी हुई हैं, क्रोनिक एंड एक्यूट। और ज़्यादा इनमें से जो ख़तरनाक होगा वो कौन सा होगा? क्रोनिक, जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहता है, तकरीबन 3 महीने से 2 साल तक रह सकता है, जबकि एक्यूट जो है वो थोड़ी देर के लिए होगा, स्वेयर होगा लेकिन ख़त्म हो जाएगा साथ ही। अब इसकी सिम्टम्स अगर आप देखें तो ये तीसरी चीज़ सिम्टम्स का कफ, माइल्ड वीजिंग, फीवर, चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ। मैं आपको एक चीज़ सॉरी रिपीट कर दूं, जो पहले हमने शुरू में देखा था वो सिम्टम्स के अलावा इसके इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, यानी ये काज है और ये एक इसका इफ़ेक्ट है। सिम्टम्स के अलावा वो इफ़ेक्ट भी थे, जबकि मेन सिम्टम्स यहाँ पे लिखी हुई हैं जो कि विजिबल सिम्टम्स होंगी। वो क्या क्या होंगी कि कफ होगी, माइल्ड विजिंग, फीवर, चिल्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। एम्फाइजीमा की अगर बात करें तो एम्फाइजीमा जो है ये इसके अंदर क्या होता है, एल्वेलाई की बाल्स जो हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है गैशियस एक्सचेंज के लिए। उसके बाद सिम्टम्स मेन क्या क्या हैं जो कि हमें विजिबल नज़र आएंगी, वो है जी शार्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग, वेट लॉस, इन्फेक्शंस, यानी इन्फेक्शन हो जाती है आपको, और हमारे पास ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बहुत कम हो जाता है, जो कि मेन कॉम्प्लिकेशन काज करता है। नमूनिया जो है वो लंग्स का इन्फेक्शन है, और अगर दोनों लंग्स के अंदर नमूनिया हो जाए तो उसे कहते हैं डबल नमूनिया। ये एक स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया जो कि नमूनिया फैलाता है, और इसके काजेटिव एजेंट जो हैं वो एल्वेलाई में दाखिल होते हैं और करेंगे क्या, लंग्स टिश्यू को ब्रेक कर देंगे और पस से या फ्लूइड से वो एरिया भर जाएगा। सिम्टम्स लिखी हुई है कि बहुत ज़्यादा हाई फीवर, शिवरिंग, कफ,
with sputum production, शार्टनेस ऑफ द ब्रेथ, स्किन पर्पलिश हो जाती है, पूरा ऑक्सीजनेशन होती है बॉडी की, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो पर्पलिश जो है वो कलर दे रही होती है। एंटीबायोटिक्स जो है उसका ट्रीटमेंट है जो कि यूज़ की जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एजदमा, जिसे दमा भी कहा जाता है, वैसे हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं जी। फॉर्म ऑफ एलर्जी, जिसमें ब्रोंकाइक इन्फ्लेमेशन और एयर पैसेज वे जो है वो नैरो हो जाता है। ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स हैं वो एलर्जेंस की वजह से सेंसिटिव हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा आपको अचानक से कफ शुरू हो जाती है उस बंदे को जिसको दमे की बीमारी होती है, एजमा होता है। सिम्टम्स जो हैं वो वेरी करती हैं। सिम्टम्स में क्या क्या आता है जी? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, व्हीजिंग यानी विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीथिंग आउट, कफ एंड चेस्ट टाइटनेस। वो केमिकल्स जो कि जो एलर्जी काज करते हैं उन केमिकल्स को कहा जाता है एलर्जेंस। तो उनके असर को कम करने के लिए पेशेंट्स यूज़ इनहेलर्स, ताकि उसके असर को कम किया जा सके। वीडियो लंबी हो रही है, मैं ज़रा क्विक चल रहा हूँ। लंग कैंसर जो है एक डिजीज़ है कि जिसमें लंग्स के अंदर सेल्स जो हैं वो अनकंट्रोल डिवीजन शुरू कर दें। इसकी सिम्टम्स लिखी हुई है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफिंग, वेट लॉस। मेन जो काज है कैंसर का, लंग्स के कैंसर का, वो है जी कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन द स्मोक आप सिगरेट। लंग कैंसर काज करते हैं और तकरीबन 50 जो है वो कार्सिनोजेन डिस्कवर हुए हैं सिगरेट स्मोक के अंदर। पैसिव स्मोकिंग क्या होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। यानी एक बंदा जो स्मोकिंग कर रहा है वो आस-पास के लोगों को जो इफ़ेक्ट कर रहा है, तो आस-पास के लोग जो हैं वो पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, यानी उनके बॉडी के अंदर जो धुआँ जा रहा है, तो ये पैसिव स्मोकिंग होगा। फिर आपने ये एक चीज़ याद करनी है कि तकरीबन 1.3 मिलियन डेथ्स जो हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं हर साल कैंसर की वजह से, लंग कैंसर की वजह से। स्मोकिंग के बैड इफ़ेक्ट्स आपने नोट करने हैं। तकरीबन 4000 डिफरेंट केमिकल्स हैं स्मोक के अंदर। ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। तो स्मोकिंग जो है वो, उसके अंदर जो टोबैको स्मोक होता है उसके अंदर 4000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, जिसमें 50 केमिकल्स जो हैं वो कार्सिनोजेंस हैं। और इवन ये भी जो है एक निकोटीन जो इसके अंदर होता है टोबैको स्मोक के अंदर, वो पुराने ज़माने में एज अ इंसेक्टिसाइड यूज़ किया जाता था, यानी डीडीटी की शक्ल में यूज़ किया जाता था। स्मोकिंग की वजह से हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर कैंसर हो सकता है, जिस तरह किडनी, ओरल कैविटी, लेरिंक्स, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लैडर एंड पैंक्रियास। उसके अलावा स्मोकिंग जो है उसका सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर भी इफेक्ट है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठी होती है, कमुलेट होती है, जो कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है। उसके बाद स्मोकर्स जो हैं वो इन्फेक्शंस के लिए मतलब उनको आराम से इन्फेक्शन भी हो सकती है, और ट्यूबरक्लोसिस टीबी की एक शक्ल है वो हो सकती है। नमूनिया जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, और टूथ डिके जो है ये भी कॉमन है स्मोकर्स के अंदर। और ये एक चीज़ देखी गई है कि दोनों के जब हार्ट को कंपेयर किया गया स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स के, तो उनमें भी एक क्लियर कट डिफरेंस देखा गया कि नॉन स्मोकर्स का जो हार्ट था उसकी हेल्थ काफ़ी बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू स्मोकर्स। तो ये था जी पूरा टॉपिक। और आखिरी एक चीज़ जो है वो 31 मई हर साल जो है वो मनाया जाता है वर्ल्ड टोबैको डे के तौर पे। तो ये चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की। उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।